पेरेंट्स बच्चों के लिए परेशान हैं, बच्चे क्या बड़े भी इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं और वो इतना टाइम वेस्ट करते हैं। भाई ये डिस्ट्रैक्शन जो है जाता नहीं, तो ये रेजोल्यूशन हो और ये रेजोल्यूशन पूरे साल चले, इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? चाइना जो है हम उसको किसी भी दृष्टिकोण से देखते हो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल टिकटॉक पे जो है 40 मिनट से ऊपर कोई बच्चा टाइम स्पेंड नहीं करेगा, ये रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे। रात के 10 बजे के बाद बच्चा मोबाइल यूज़ नहीं करेगा, रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे। मैनिफेस्टेशन को हम सुपरस्टिशन माने? आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा अगर डिप्रेशन में लोग जाएंगे तो वो सोशल मीडिया के थ्रू ही जाएंगे। तो ये डोपामाइन लूप में फंसे हुए बच्चे जब उनको मिलना बंद हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से, तो क्या आएगा? डिप्रेशन ही आएगा, उदास होना। अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा लेते हैं, एक लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, लेकिन वो जो बता रहे होते हैं वो खुद फॉलो भी नहीं कर रहे होते। मौसमों की बातों तक गुफ्तगू रही अपनी, मौसमों की बातों तक गुफ्तगू रही अपनी, तुमने कब सुनी मैंने कब कही अपनी। तो दोस्तों जनरली ऐसा होता है कि हम जब किसी से बात करते हैं तो बहुत ही सुपरफिशियल बात करते हैं, कुछ इधर की कुछ उधर की, कुछ पॉलिटिक्स और सब, लेकिन अपने बारे में बात करना बिल्कुल भूल जाते हैं। और जब अपने बारे में बात नहीं कर रहे होते तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अंदर उथल पुथल मचा रही होती हैं उनका सोल्यूशन नहीं मिलता। तो आज ऐसे ही सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए हमने एक ऐसे गेस्ट को ढूंढा है जो वो सारे सॉल्यूशंस हमें देने वाले हैं। अब उनके बारे में कहाँ से शुरू करें समझ में नहीं आता। अगर मैं उन्हें एक वेलनेस कोच कहूँ तो कम है, अगर मैं उन्हें कॉर्पोरेट ट्रेनर कहूँ तो भी कम है, अगर मैं उन्हें एक स्पिरिचुअल सीकर और स्पिरिचुअल कोच कहूँ तो भी कम है, और अगर मैं उन्हें एक बहुत अच्छे गाइड कहूँ तो भी कम है। तो ये सारे कम 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 जब मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। तो इसीलिए आज हमने सोचा कि हम उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में और जानते हैं कि कैसे हमारी लाइफ के सॉल्यूशंस जो हैं वो उनकी बातों से हमें मिलने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं राहुल राघव का, जो आज हमारे साथ है। थैंक यू सो मच फुटुम जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। और बात करते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आप लेके आई हैं, जो वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ देम, लेट्स सी। जी, तो राहुल जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि न्यू ईयर जो होता है ना, उसमें हमें बहुत ऐसा लगता है कि कोई रेजोल्यूशन बना लें। जी। तो पहले तो रेजोल्यूशन दिमाग में नहीं आता और अगर आ भी जाता है तो ये समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। और उससे भी बड़ा एक क्वेश्चन जो होता है ना वो ये कि क्यों न्यू ईयर को ही हम एक फ्रेश स्टार्ट इल्यूजन जैसा मानते हैं कि आज 31 दिसंबर है और कल अगर 1 जनवरी है जी। तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी और हमें एक रेजोल्यूशन बनाना ही है। जी। तो क्यों इतना पॉपुलर है कि हम न्यू ईयर पर रेजोल्यूशंस बनाते ही हैं? यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आज आप देखेंगे जितने भी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनते हैं वो सारे पीयर प्रेशर में बनते हैं। जी। और एक एनवायरनमेंट क्रिएट रहता है कि भाई हमें अब कैलेंडर ईयर चेंज हो रहा है तो हमें भी कुछ ना कुछ करना है, हमें भी जो है अपनी लाइफ में कुछ ऐसा लेके आना है जिससे कि हमारे एक सोशल स्टेटस जो है नजर आए, और हम जो है एक मैसेज दे दैट वी आर ऑल्सो एग्जिस्टिंग, हम भी इस दुनिया में हैं, राइट। जी। हालांकि अगर आप हार्वर्ड की स्टडी देखें तो मेजोरिटी जो 60 to 70% लोग हैं वो विद इन 3 months अपने जो रेजोल्यूशंस न्यू ईयर पे बनाते हैं वो सारे ब्रेक कर देते हैं, वो उनको फॉलो या कंटिन्यू नहीं कर पाते। उसका जो सबसे बड़ा रीजन जो मेरे को लगता है वो ये होता है कि उनके जितने भी रेजोल्यूशंस होते हैं वो बड़े इम्प्रैक्टिकल होते हैं, अनरियलिस्टिक टारगेट्स अपने आप को दे देते हैं, और उसके बाद फिर जब उनको अचीव करने की बारी आती है तब फिर वहां पे फेलियर और जो है रिग्रेट ही सामने आता है। तो एग्जीक्यूशन लेवल जो है वो वहाँ पे लोग मार खा जाते हैं, क्योंकि उनके कुछ रियलिस्टिक टारगेट नहीं होते और उनके कुछ इस तरह की चीज़ें इसमें जो चल रही होती हैं ऑलरेडी, जहाँ पर उनका जो रेगुलर रूटीन होता है उस रूटीन से हटकर वो रेजोल्यूशन बनाते हैं, राइट। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा रीज़न है। आपने बिल्कुल ठीक बोला। मतलब आप जो बोल रहे हैं ना मैं उसे पर्सनली भी रेजोनेट कर रही हूँ कि इतने सारे रेजोल्यूशंस हम बनाते हैं न्यू ईयर के लिए, लेकिन 3 महीने बाद है ना वो सारे रेजोल्यूशंस कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं लगता। एब्सोल्युटली। तो ऐसा क्यों है कि रेजोल्यूशंस बनाना इजी होता है लेकिन उसे कंसिस्टेंटली निभाना या पूरे साल उसके साथ जीना ये मुश्किल हो जाता है? देखिए, सबसे पहले ना हमें इस चीज़ को समझना होगा कि रेजोल्यूशन हम बनाना क्यों चाहते हैं। हम रेजोल्यूशन इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि हम उन रेजोल्यूशंस को जो हमने अपनी लाइफ है
उसमें उसको सरल तरीके से लेके आना जी। है, राइट, कि वो हमारी लाइफ का अब आगे जाके पार्ट ही बन जाए, हमारे डेली रूटीन का पार्ट ही बन जाए। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। जी। मैंने जैसा कहा कि अनरियलिस्टिक टारगेट, तो किसी भी जैसे टारगेट को जब अचीव करने जाते हैं तो मेरा एक सीधा सा सिद्धांत है, आप उसकी साधना, उपासना और तपस्या, ये 3 चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। आपको कोई भी टारगेट, कोई भी लक्ष्य अगर आपको अचीव करना है, आप क्या साधना कर रहे हैं उसके लिए, क्या आप उपासना कर रहे हैं उसके लिए, और क्या तपस्या कर रहे हैं उसके लिए। राहुल जी, ये स्पिरिचुअल टर्म्स जो हैं, ये रेजोल्यूशन से कैसे जुड़ी हुई है, मुझे समझ में नहीं आया। देखिए बहुत सिंपल है। साधना आप समझिए एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में, जी। आपका डेली रूटीन, ओके। आपका जो भी आपने टारगेट लिया है वो आपके डेली रूटीन में किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, डेली रूटीन में आप क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ रेजोल्यूशन की ही बात नहीं है, ये आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपने कोई भी लक्ष्य लिया है तो आप डेली क्या कर रहे हैं उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए। बात जहां तक है साधना के बाद उपासना, जैसे कि हमने देखा है कि भाई उपासना क्या होती है, आप किसी भी ईश्वर की उपासना करते हैं, जैसे मान लीजिए लड्डू गोपाल जी, भाई उनको भोग लगाना, उनको कपड़े पहनाना, उनकी आरती करना, क्लोजली मॉनिटर करना, उसका ओके। मतलब तो आप कितना क्लोजली अपने लक्ष्य को मॉनिटर कर रहे हैं कि वो आप अचीव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जी। उसके बाद तपस्या, तपस्या क्या होता है, बेसिकली आप जो है किन अनुकूल, यानी कि कौन सी फेवरेबल चीजें हैं जिनको आपने ऐड किया है, और कौन सी अनफेवरेबल यानी कि प्रतिकूल। जैसे कि आप डाइटिंग करते हैं तो कई लोग जो है वो बहुत ही फैट खाना छोड़ देते हैं, कार्ब्स खाना छोड़ देते हैं, तो ये सब चीजें जो है आपने कितनी छोड़ी है, आपने प्रतिकूलता को कितना छोड़ा है, वो है आपकी तपस्या। जी। तो साधना, उपासना और तपस्या, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी आप लक्ष्य को अचीव करने जाए। जी। नहीं तो फिर क्या होता है कि आपने बस कोई एक वीडियो देख लिया, किसी ट्रांसफॉर्मेशन किसी का हुआ है कुछ एक महीनों में जिम में जाके, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपने उसको सुन लिया, ये सारे एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं। ये आपको एक्सटर्नली जिन्होंने ट्रिगर किया है कि इस चीज को आप रेजोल्यूशन ले, जैसे कि खासकर मेजोरिटी ऑफ द लोग आप जो देखें वो किस चीज का रेजोल्यूशन लेते हैं कि मैं जिम जाना शुरू करूंगा या मैं योगा शुरू करूंगा, तो इस तरीके के रेजोल्यूशन वो लेते हैं। लेकिन आप देखिए दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक ही जिम में भीड़ रहती है, उसके बाद मार्च आते आते सब गायब हो जाते हैं। जी। तो ये बहुत जो है ये सच्चाई है। जी। और जैसा कि हमने बात कही कि ये जितने भी रेजोल्यूशन हैं, ये आपकी लाइफ का आप एक डेली पार्ट बनाना चाहते हैं। जी। इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि जब आपने साइकिल चलाना सीखा, ठीक है, तो जब साइकिल चलाना हम सीखते हैं तो हमारी नजर कहाँ रहती है, पेडल्स पे रहती है, और हम पेडल्स को देखते रहते हैं, लेकिन जो सिखा रहा होता है वो बोलता है भाई सामने देखिए आप। तो सामने देखने के बजाय हम क्या है बार बार पेडल्स पे देख रहे हैं कि कहीं है, और उससे क्या होता है कि हमारा फोकस लूज होता है, हम गिर जाते हैं। जी। लेकिन जब आप साइकिल सीख जाते हैं तब देखिए क्या होता है, साइकिल सीखने के बाद आप पेडल्स को नहीं देखते, आप आगे देखते हैं, और जब आप उसमें प्रो हो जाते हैं, जब आप एकदम इसमें सक्षम हो जाते हैं, जी। तो आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे चले जाता है कि कई बार आप हाथ छोड़ के भी चलाने लगते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया इसमें। लेकिन राहुल जी, जैसे अगर फाइनेंशियल गोल्स हैं, जी। तो उसमें ये साधना, उपासना, तपस्या, ये कैसे फिट इन होंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों के फाइनेंशियल गोल्स होते हैं कि इस साल में हम अपना प्रॉफिट जो है 10x कर लेंगे। जी। तो उसमें कैसे इसको अप्लाई करेंगे? अगर आप फाइनेंशियल गोल्स की बात करें तो फाइनेंशियल गोल्स में सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे कि कई आजकल मैनिफेस्टेशन की बहुत बात होती है कि आपने किसी पर्ची पे लिख दिया या अपना विजन बोर्ड बना दिया और बस हो गया जी। कि अब वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। राइट। आजकल ज्यादातर फाइनेंशियल गोल्स में देखता हूँ वो ऐसे ही बनते हैं, लोग अपने जो है लिख देते हैं किसी पर्ची पे या किसी बोर्ड पे लिख देते हैं, बस हो गया, अब ये अपने आप होकर ही रहेगा। जी। लेकिन देखिए आप एक बात समझिए, जो मैनिफेस्टेशन है उसके पीछे भी एक एनर्जी है, एक पावर है। राइट। जहां तक फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने की बात है उस पे भी ये 3 चीजें लागू होती हैं। जी। जैसा कि हमने अभी बात की, साधना, आपकी उपासना, आपकी तपस्या। जी। राइट। तो आप डेली बेसिस पे कौन से एफर्ट्स कर रहे हैं अपने उन फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए, जी। आपके क्या प्लान ऑफ एक्शंस आपने तैयार किए हैं। जी। राइट। कई लोग जो है अपने लिए फाइनेंशियल गोल्स और टारगेट सेटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन उसका डेली प्लान ऑफ एक्शन, डेली आपको कितना समय और क्या एक्शन लेना है, उसको जो है पॉइंट रूप में कभी भी निर्धारित नहीं करते। तो अगर आपको फाइनेंशियल गोल्स, स्पेशली अगर फाइनेंशियल गोल्स की अगर आप बात करें, तो आपको बिना एफर्ट लिए कभी ऐसा नहीं होगा कि आप जो है कुछ पा जाएंगे। राइट। नहीं तो ऐसे
बहुत लोग हैं जो अंबानी बनने का सपना देखते हैं, लेकिन आज तक वो नहीं बन पाए, उनका मैनिफेस्टेशन हुआ नहीं अभी तक इस तरीके का कुछ। लेकिन जैसे मैंने जितना भी मैनिफेस्टेशन के बारे में जाना है, पढ़ा है, जी तो उसमें तो जो बताया जाता है, इट्स मोर ऑफ अ डे ड्रीमिंग काइंड ऑफ थिंग कि आप विजुअल एक विजन बोर्ड बनाइए, आप उसमें जो चाहते हैं वो लिखिए, उसे इमेजिन कीजिए, उसको बिल्कुल ऐसे सोचिए जैसे वो हो रहा है। जी और उसमें कहीं पे भी ये एक्शन प्लान या प्लानिंग या ये सब तो नहीं आता। तो क्या मैनिफेस्टेशन जो है वो मोर ऑफ अ ड्रीमिंग स्टेट है, जिसे हम रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उसे रोज विजुअलाइज करते हैं, उस पर काम करते हैं, उसे सुनते हैं कि आप ऑडियो बनाइए उसे सुनिए, क्या वो काम करता है, या फिर आपको एक्चुअली उसमें कुछ एग्जीक्यूशन के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है? कैसे समझें इसे? देखिए, ये बहुत इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप कोई मैनिफेस्टेशन प्लान करते हैं और कोई डेली अफर्मेशन अपने लिए बनाते हैं और अगर आप डेली उसको सुनते हैं, जी। तो उससे क्या होता है कि आपके ब्रेन को एक विजन मिलता है, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इस संसार में, इस वर्ल्ड में कोई भी अगर काम हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई एनर्जी है, जी। राइट। और मैनिफेस्टेशन के पीछे सबसे बड़ी एनर्जी कौन सी है, जो आज तक, मतलब मुझे नहीं लगता, मैंने भी काफी वीडियोस देखे हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर, लेकिन मैंने कभी इसके विषय में सुना नहीं। जो सबसे बड़ी एनर्जी है मैनिफेस्टेशन के ऊपर वो है आपकी इच्छा शक्ति। ओके। आपकी जितनी प्रबल इच्छा शक्ति होगी, राइट, उतना ही आपका मैनिफेस्टेशन जो है जल्दी एक साकार रूप लेगा। क्योंकि वो तो एक ग्लूमी पिक्चर है जो आपने बना दी है, लेकिन क्या आपकी इच्छा शक्ति है उसको पाने की? अगर इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि कोई भी एनर्जी है वही आपके एफर्ट्स को ड्राइव करेगी। जी। आपकी एनर्जी आपने लगाई ही नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति ही नहीं है, तो आप मैनिफेस्टेशन को चाहे आप वो एक पर्चे पे लिख लिए या आप उसे बहुत बड़े विजन बोर्ड पे लिखिए, वो कहीं भी जो है वो एक साकार रूप नहीं ले पाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। जी। और आप एक चीज इसमें हमें और समझनी होगी कि जितना भी हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, जैसे कि हमने भी एक साइकिल का एग्जाम्पल लिया था, तो ये बात सच है कि हम जब भी कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं तो हमें पहले उसको सहज रूप में स्वीकार करना पड़ता है। उसमें वो सहजता, यानी कि आपकी लाइफ का वो पार्ट है, वो आनी चाहिए, वो आपके अंदर वो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। तो अगर मैनिफेस्टेशन की बात करें, सबसे पहला उसमें आपकी जो इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। दूसरा, आपका जो है प्लान ऑफ एक्शन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोटेड होना चाहिए। आपके डेली रूटीन में आप उसके लिए जो भी आपने मैनिफेस्ट करने का प्लान किया है उसके लिए आप एक्शन क्या ले रहे हैं, जी। बिकॉज नेचर जो है वो एक्शंस को रिवॉर्ड करती है। वो आपके मन घड़ंत या आपके जो है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उसको, वो बात की बात है, आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी होंगी। कई लोग प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं लेकिन वो बनते नहीं है, जी। राइट। उनका पूरा जीवन बीत चुका है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है। तो सबसे बड़ी चीज आपका जो है इसमें प्लान ऑफ एक्शन, आपका डेली एक्शन, आपका जो एनवायरमेंट, जी। एनवायरमेंट बहुत बहुत जो है इसमें बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। कि आप कुछ भी अगर करना चाहते हैं, अगर आपको एक सीए बनना है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में जाइए, जी। आप जल्दी बनेंगे। आपको पॉलिटिशियन बनना है तो पॉलिटिशियंस के साथ जाके आप जो है अपनी Interact नेटवर्क बढ़िए, हाँ, उनके साथ नेटवर्क बनाइए, उनके साथ अपने लिंक्स बनाइए। जी। अगर आपको एक बहुत अच्छा स्कॉलर बनना है तो स्कॉलर के साथ रहिए। तो आप देखिए कि एनवायरमेंट बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो अगर आप अपने आप को वो एनवायरमेंट ही नहीं दे रहे हैं, राइट, आप बनना चाहते हैं बहुत बड़े जो है सुपरस्टार, लेकिन आप कभी मुंबई गए ही नहीं है, जो कि पूरी माया नगरी है जहां पर ये सब काम होता है, तो आपको कौन सुपरस्टार बनाएगा आपके घर पे आके? ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन मैनिफेस्टेशन को हम एक सुपरस्टिशन माने, या ऐसा कहें कि हमारे जो माइंड के 3 लेवल्स है कि हम कॉन्शियस हैं, सबकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, किस लेवल पे हम ऐसा सोचें कि वो चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएं? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो मैनिफेस्टेशन है वो काम कैसे करता है। जैसे कि अभी हमने बात की, मैंने बताया उसमें इच्छा शक्ति आपकी जो है वो निर्भर करती है। अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है तो आपकी वो चीज कभी मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती। जी। आप किसी भी बड़े से बड़े स्कॉलर या कोई भी इसके जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके पास चले जाइए, लेकिन आपकी अगर इच्छा शक्ति ही नहीं है उसको मैनिफेस्ट करने की, तो उसका कोई लाभ नहीं है। और इच्छा शक्ति के विषय में हमें जानना पड़ेगा कि इच्छा शक्ति जो है वो प्रबल कैसे हो। विल पावर जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, जी। कि वो विल पावर जो है, हाउ वी कैन डेवलप अ स्ट्रॉन्ग विल पावर
वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आप उस मोमेंट को देखिए जब आप किसी चीज को दृढ़ता के साथ लेते हैं, जी। तो वो जो है फलीभूत होनी शुरू होती है। आप उस पे काम करते हैं डेली, और उस पे काम करने के बाद एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसमें आप डेली जाते हैं, और तब वो मैनिफेस्ट होना शुरू होती है धीरे धीरे। जी। ठीक। तो जो इच्छा शक्ति है, विल पावर है, ये हमारे रेजोल्यूशंस के लिए तो बहुत ज़रूरी है अगर हमें उसे कंसिस्टेंट रखना है। जी। तो क्या इसको भी एक लर्नेबल स्किल की तरह माना जा सकता है, या फिर ये बाय बर्थ है कि आपकी विल पावर बाय बर्थ स्ट्रांग है इसीलिए आप उसे मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, आप उस पर काम कर पा रहे हैं, आप कंसिस्टेंट रह पा रहे हैं, या आप अपने अंदर वो डेवलप कर लें, लर्नेबल स्किल की तरह समझें? तो कैसे समझा जाए उसको? क्योंकि आजकल का जो टाइम है राहुल जी, उसमें हमारी इच्छा शक्ति जो है वो इतनी कम हो गई है कि हम चाहते ना बहुत कुछ करना, लेकिन आधा घंटा जो है रील स्क्रॉल करने में लगा देते हैं, शॉर्ट्स देखने में लगा देते हैं, चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो इच्छा शक्ति बढ़ाना भी चाहते हैं, पर बढ़ती नहीं है। तो क्या किया जाए? देखिए, इच्छा शक्ति जो है वो एक दिन में बढ़ने वाली चीज नहीं है। जी। विल पावर किसी की एक दिन में नहीं बढ़ती है। आप देखिए, आप कितने कामों में दक्ष हैं, जी। आप कितने अच्छे से कुछ कामों को कर सकते हैं, और आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं। आप हमेशा समझते हैं कि मैं उन्हें कर लूंगा, क्योंकि आपने अपने पास्ट में, अपने जीवन में उन कामों को बहुत अच्छे से किया है। जी। जैसे कि एक आप एग्जाम्पल लीजिए, जिसको पेंटिंग जिसने बचपन से की है, हम्म। अगर वो बड़ा हो जाएगा तो उसे बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे पेंट करने के लिए, जी। राइट? वैसे ही इच्छा शक्ति है। आप जितने समय तक आपने काम किया है, एक काम को कंसिस्टेंटली किया है, धीरे धीरे वो आपका एक्यूमुलेट होकर होकर आपकी उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपकी दक्षता को निर्धारित कर देता है, और आपके मन में वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देता है। अब बात रही कि जो हमने किया ही नहीं है उसके लिए कैसे करें। ये तो था जो हमने किया है, अब जो नहीं किया उसके लिए क्या करें। जो हमने आज तक नहीं किया उसको सबसे पहले हम करना शुरू करें, उस जी। काम को। उस काम में आपका एक बार फेलियर होगा, 2 बार फेलियर होगा, 3 बार होगा, लेकिन धीरे 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 आप जब कंसिस्टेंट हो जाएंगे उस चीज पे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर वो दक्षता आ गई है, और आपकी विल पावर अपने आप ही स्ट्रांग होती जा रही है। क्योंकि देखिए, जो विल पावर है, इच्छा शक्ति है, वो भी एक, जैसे कि बात इस शब्द में ही लिखा है, इच्छा शक्ति, विल पावर, इट्स अ पावर। जी। और पावर जो है, वो पावर को जनरेट करने के लिए कुछ फ्यूल चाहिए होता है, राइट? और जो इस पावर को जनरेट करने का फ्यूल है, वो आपके अंदर, जो आपने कितनी अब तक के पास्ट में आपने जितनी भी चीजें की हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो जनरेट हुआ है उससे। आपने कई लोगों को देखा होगा, वो बोलते हैं कि हमने एक बार सोच लिया तो हम उसको करके ही रहेंगे। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये विल पावर ही है। और आप हमारे शास्त्रों में देखिए, आप पीछे जाएंगे तो आप त्रेता युग में भगवान राम के लाइनेज में अगर देखेंगे तो उनका बहुत बड़ा एक टैगलाइन है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वो अपना जो वचन है, जो बोल दिया, उसको अचीव करके ही रहेंगे। ये भी एक विल पावर ही उनकी, क्योंकि उनके पूर्वजों ने ऐसा करते आए हैं, और वो उन्हें एक लाइनेज में, उनके डीएनए में प्राप्त हुआ कि वो करेंगे ही करेंगे। जी। ठीक है, तो ये एक कंसिस्टेंट एफर्ट है जो आपने किया है, और इसको बढ़ाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से जिस चीज के लिए भी आप करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ एक साथ पा सकते हैं। जी। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। आप अपने लिए कोई एक गोल निर्धारित कीजिए, जी। और उसको पाने के लिए इच्छा शक्ति को डेवलप कीजिए। मान लीजिए, अगर आपको एक कार लेनी है, ठीक है, और वो कार कोई XYZ ब्रांड की हो सकती है, जी। जो आपकी पॉकेट से बाहर है, लेकिन आपने प्रबल इच्छा शक्ति रखी, और आपने लक्ष्य दिया, आपने अपना जो भी मैनिफेस्टेशन के हिसाब से, या आपने सामने बोर्ड लगा दिया, या कुछ आपने लगा दिया कि भाई ये कार मुझे अचीव करनी है, जी। और आप उस पर कंसिस्टेंटली सोच रहे हैं, और आपने कंसिस्टेंटली उस पर काम करना शुरू कर दिया, कंसिस्टेंटली आपने अमाउंट सेव करना शुरू कर दिया, कंसिस्टेंटली अपनी अर्निंग के सोर्सेज बढ़ाने शुरू कर दिए, तो ये कैसे संभव है कि आप उसको नहीं अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। आप चाहे उसके लिए 5 साल का टारगेट लें, चाहे उस 5 साल को ब्रेक डाउन करके और नीचे लेके आए, 2 साल करें, 1 साल करें। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिन्होंने 6-6 महीने के अंदर अपनी अगर कोई चीज उन्होंने डिजायर की है तो वो अचीव की है, क्योंकि उनकी बहुत प्रबल इच्छा शक्ति थी उसे पाने की। तो राहुल जी, वैसे तो आपने जितने भी रेजोल्यूशंस के बारे में बताया कि क्यों वो पूरे नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं, कि मैनिफेस्ट हम ठीक तरीके से नहीं करते, या हम उसको कंसिस्टेंट रखने के लिए अपनी विल पावर स्ट्रांग नहीं रख पाते।
लेकिन एक चीज जिसमें कि हमें अपनी विल पावर भी स्ट्रांग चाहिए, हमें मैनिफेस्ट भी ठीक से करना चाहिए और हम उसे कंसिस्टेंटली करें, जी वो है कि डिजिटल फास्टिंग कैसे करें। क्योंकि मोबाइल या रील्स या शॉर्ट्स इतना टाइम ले लेते हैं कि आप कोई भी रेजोल्यूशन बना लीजिए, आप उसके लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, और पर्टिकुलरली अगर जेन जी की बात करते हैं जी तो वो सबसे ज्यादा इससे अफेक्टेड है और पेरेंट्स बड़े परेशान हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए इसके लिए? तो देखिए जैसा कि आपका क्वेश्चन है, इन अ नटशेल अगर बात करूँ आपके क्वेश्चन की, तो आप बेसिकली डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें आप ये जानना चाह रहे हैं, जी। राइट? सो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन जो है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें इसमें समझना चाहिए कि हमारे साथ अभी हो क्या रहा है। तो जैसा कि सी अगर आप स्टडी जो है जितनी आई है उसमें देखें, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड डोपामाइन। एक हार्मोन होता है डोपामाइन जिसका सेक्रेशन होता है ब्रेन में जी। जब भी आप प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो जब आप कोई एक रील देखते हैं या कोई शॉर्ट्स देखते हैं तो उसमें आपको अपने रिलेवेंट कंटेंट कुछ दिखता है और आपका वो डोपामाइन रिलीज होता है। अब कॉन्स्टेंटली क्या होता है, एआई क्या करता है, आपको वैसे ही रिलेवेंट सब्जेक्ट के जो है रील्स और सारे शॉर्ट्स सिखाने लगता है। तो फ्रीक्वेंटली आपके डोपामाइन सेक्रेशन ब्रेन में जो है धीरे धीरे होने लगता है जी। और आप उसके एक लूप में फंस जाते हैं। सो वी कॉल इट डोपामाइन लूप, जिसकी वजह से आप बार बार जो है रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं और आपको जो है लगता है कि बस आपको खुद पता ही नहीं लगता कि कितने घंटे बीत गए, एग्जैक्टली। राइट? जी। सो इस लूप से बाहर निकलने के लिए सबसे पहली बात तो अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव देना बहुत जरूरी है। एंड सी नॉट ओनली दी जेन जी, इफ यू टॉक अबाउट स्पेशली जो आज के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा इस चीज के अंदर घुस चुके हैं। क्योंकि देखिए आप बच्चों को कभी भी वो कोई भी जिद कर रहा है तो माँ क्या करती है कि उनको उमन को अपना मोबाइल देती है, उनको रील दिखा दिया, उनको कोई कार्टून दिखा दिया, विच इज अ रियली बैड थिंग। आप मुझे बताइए, अगर आपने बच्चे को जो है अपना एक मोबाइल दे दिया है, राइट, तो उसमें क्या होगा, बच्चा वो रील स्क्रॉल करना शुरू करेगा। आज के टाइम में किस तरह का कंटेंट आ रहा है, आप अपने जरा यूट्यूब फीड्स देखिए, आप अपने जो है रील्स देखिए, उसमें आपको गिनी चुनी चीजें मिलेंगी। पहला, कोई पॉलिटिशियन आपको नायक या महानायक बनता नजर आएगा उसमें। दूसरा, कोई क्रिकेटर आपको उसमें दिखाई देगा जिसके क्रिकेटिंग के जो है एक्सपर्टीज नजर आएंगे वहां पे। तीसरा, कोई हीरो हीरोइन जो आपका जो बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं ये सब दिखाई देंगे, राइट। चौथा, आपको दिखाई देगा बहुत सारे, अब तो खैर एस्ट्रोलॉजी बहुत आ गई है लेकिन बच्चे खासकर नहीं देखते, लेकिन कोई अश्लील कंटेंट आपको दिखाई देगा जी। जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। और पांचवा, कुछ आपको इस तरह का फनी वीडियोस जो है ये सब दिखाई देंगे। इस तरह के कंटेंट के लूप में फंसे हुए हैं। जब आप इससे बाहर ही नहीं निकलेंगे तो आप एक कंस्ट्रक्टिव सोच कैसे लेके आएंगे, राइट? आपके लिए हर चीज मजाक, हर चीज पॉलिटिक्स, हर चीज बॉलीवुड की जो है ग्लूमी पिक्चर और हर चीज यही बन जाएगी। आपका खुद का कैरेक्टर जो आप हैं, आप वो ही नहीं रहेंगे। आप देखिए लोग जो घूम रहे हैं उनके अंदर किसी न किसी मूवी का कैरेक्टर घूम रहा है। वो किसी न किसी मूवी से प्रेरित होकर अपने आप को जो है वो चेंज कर लेते हैं। आप किसी को भी देखिए, तो प्रेरणा अगर लेनी है हमें तो अपने इतिहास से, अपने ऐसे लोगों से लेनी है जिन्होंने वाकई में एक सब्सटैंशियल काम किया है। नहीं तो प्रेरणा लेने के लिए भी तो फिर आपको मोबाइल ही देखना है, फिर आपको वही लूप में जाना है। जरूरी नहीं। तो इससे ऑल्टरनेटिव जो आप बात करते हैं, ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बचपन को बचपन रहने दीजिए। जी। अपने बच्चों को मोबाइल मत दीजिए। मोबाइल बच्चों के लिए नहीं है। मैं इस चीज में भले ही चाइना जो है हम उसको कैसे भी किसी भी दृष्टिकोण से देखते हो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल टिकटॉक पे जो है 40 मिनट से ऊपर कोई बच्चा टाइम स्पेंड नहीं करेगा, ये रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे। रात के 10 बजे के बाद बच्चा मोबाइल यूज नहीं करेगा, रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे। उन्होंने किसी भी तरह के इंस्टाग्राम या उन्होंने अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं इस तरीके के जो उनके बच्चों को जो है बिगाड़े, ऐसे उन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट की वहाँ पे। आप उनके स्कूल्स देखिए, आप उनके किंडरगार्टन्स देखिए, वो फिजिकल जो है एक्टिविटीज, साइकोमोटर एक्टिविटीज, इन पे उनका जो है पूरा बेस्ड है सारा करिकुलम। जी। तो आप साइकोमोटर एक्टिविटीज की बात करें तो साइकोमोटर एक्टिविटीज हमें डिजिटल फास्टिंग में कैसे हेल्प करती हैं? देखिए, एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, जब आपको जो डोपामाइन लूप आपके रील स्क्रॉल करने में जो मिल रहा है, जब आप एक्सटर्नल कोई आउटडोर एक्टिविटी करते हैं जाके, राइट, आप कोई गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं जाके, तो आपकी जो साइकोमोटर एक्टिविटीज हैं वो क्या होता है कि आपको वो जो डोपामाइन आपको वहां मिल रहा था वो यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ से क्या है कि आपको जो है जब आप साइकोमोटर एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेस बर्न होगा, राइट,
और आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी आपके फिजिकली, अगर बात करें हेल्थ के साथ, राइट। वेयर एज अगर बात करें, आप जब रील स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो आप एक जगह बैठे बैठे अपना जो है समय जो है उस तरह से बिताते रहते हैं, इनएक्टिव रह के, जी राइट। आपका आईज, आपके ब्रेन जो है वो एक्टिव रहते हैं, बट आप व्हाट अबाउट दी अदर, आपका जो बाकी जो फिजिकल लिम्स है उनका क्या, राइट। जी तो आपको धीरे धीरे ऐसे क्या होता है कि इनएक्टिविटी आती जाती है बॉडी के अंदर, लेजीनेस आती जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ता है धीरे धीरे ऐसे, राइट। तो ये भी एक उसका एक नतीजा है। तो साइकोमोटर एक्टिविटीज अगर आप समझें तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। इसको अगर साधारण भाषा में समझा जाए कि कितना जल्दी, मान लीजिए अगर मैंने आपके पास एक बॉल फेंकी तो कितना जल्दी आपने अपने बचाव में उसको पकड़ा, जी राइट। सो इस तरह से आपकी जो बॉडी मूवमेंट है आपके ब्रेन के साथ कितनी सिंक है, तो वो आपकी खेल कूद से, आपकी और बाकी जो फिजिकल एक्टिविटीज से आती है। जी। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमें डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की हम बात करते हैं तो जितना फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाते जाएं उतना हम इस लूप से बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और दूसरा देखिए, हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना है, टेक्नोलॉजी से यूज नहीं होना। जी टेक्नोलॉजी हमें यूज कर रही है आज की डेट में, राइट। अगर आप देखेंगे, आप जितनी भी चीजें इन्फ्लुएंस हो रही हैं, आप चाहे वो एड हो किसी तरीके का या कोई भी और चीज हो, आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो टेक्नोलॉजी आपको यूज कर रही है, होना ये चाहिए कि आप टेक्नोलॉजी को यूज करें, जी राइट। सो आप हमेशा इस चीज को देखिए कि क्या हो रहा है हमारे साथ अभी एग्जैक्टली। और जैसा कि मैंने आपको पहले बात की कि आप आज का कंटेंट अगर देखें, आपको कौन से कैरेक्टर बिल्डिंग की बात नजर आ रही है सोशल मीडिया पे, कौन सा कैरेक्टर आपको, जैसा कि देखिए आप अपनी न्यूज फीड, यूट्यूब हो गया, आपका जो है फेसबुक हो गया, कहीं पे भी आप देखिए आपको 4-5 तरह का ही कंटेंट दिखेगा। या तो किसी पॉलिटिशियन को जो है महानायक बनाने की कोशिश की जाएगी, या जो है वहां पर कोई ना कोई संत या बाबा, सो कॉल्ड सैफरन क्लाउन्स भी आजकल बहुत है जो आपको अंधा ज्ञान दे रहे होंगे, राइट। आपको कई ऐसे लोग वहां पे मिल जाएंगे जो क्रिकेटर्स जो है उनका पूरा एक हुजूम मिल जाएगा, या आपको जो है कोई फनी कंटेंट, मजाक कंटेंट जो है ये सब मिल जाएगा। जी लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग की बात कहाँ हो रही है, आप ये देखिए। जी हमारे देश में बात होती है कैरेक्टर की। राम को हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा एक आदर्श चरित्र, एक कैरेक्टर की जो है उसको दिखाया है, इसलिए वो आज भी पूज्य है। जी लेकिन आज कैरेक्टर बिल्डिंग की बात कहाँ हो रही है? कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये बताया जा रहा है कि आपको छत्रपति शिवाजी महाराज अगर अपने बच्चे को बनाना है, उनके जैसे गुण आपको अगर लेके आने, तो उनको आप बचपन से ये सब चीजें सिखाइए। नहीं तो बचपन से ये सिखाने के लिए भी राहुल जी फिर वही बात होती है कि हमें फिर मोबाइल का सहारा लेना है या फिर से ये कंटेंट ढूंढना है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ढूंढना है। लेकिन जो डिस्ट्रैक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर उससे ही तो दूर रखना है। एक ऑल्टरनेटिव आपने दिया कि हम साइको मोटर एक्टिविटीज करें, वो एक हो गया ऑल्टरनेटिव। और ऑल्टरनेटिव ऐसे क्या हो सकते हैं, क्योंकि बुक रीडिंग भी अगर आप कहें तो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए बुक रीडिंग की हैबिट बहुत कम हो गई है, उसके लिए भी हम फिर से स्क्रीन्स पे चले गए हैं। तो स्क्रीन से दूर रखना जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है जो लेना चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए क्या करें? देखिए, इसमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जी। बात करें, जैसा कि हमने पहले बताया, चाइना जो है उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट किया हुआ है, बच्चे जो अंडर 18 है 40 मिनट से ऊपर टिकटॉक यूज नहीं कर सकते। आप बात करें सेम एज जापान में तो कर्फ्यू होता है बच्चों के लिए, इस तरीके का, ऐसे डिजिटल कर्फ्यू उन्होंने नाम दिया है। ओह रात में वो नहीं यूज कर सकते हैं फोन जी। को। अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने अंडर 18 जो बच्चे हैं, अगर ऐसे कुछ नेकेड या न्यूड कंटेंट या अश्लील कंटेंट अगर कोई डाला गया किसी भी प्लेटफॉर्म से, उसे 24 घंटे के अंदर हटाने का अल्टीमेटम दिया हुआ है। अगर नहीं हटाएंगे तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट कार्रवाई होगी। और बच्चों के अकाउंट वहां पर जो है उनकी प्राइवेसी मेंटेन की जा रही है, और अब तो वो बिल्कुल बच्चों को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट जो है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, वो केपेबल है, 24 घंटे क्या उनके लिए बहुत ही कम टाइम में वो सब चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। तो मतलब कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इम्पोर्टेंट है, एब्सोल्युटली। लेकिन उसके साथ साथ हम अपने लेवल पे क्या करें? अपने लेवल पे देखिए, हमें जब आप घर पे आए तो आप बहुत ही बेसिक फोन रखें, जैसे कहते हैं बटन वाला फोन, राइट। तो एक कहावत है अंग्रेजी में, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जी नजर से दूर दिमाग से दूर। जी सिंपल। जब आपके बच्चे के पास ऑप्शन दिखेगा ही नहीं तो उसे यूज कैसे करेगा? आप किसी भी ऑप्शन को यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपके सामने है, जी राइट। तो आप जब घर पे जाएं, कोशिश ये करें कि आप बहुत ही बेसिक फोन को यूज करें,
और अपना जो स्मार्टफोन है उसको कहीं साइड में रखें जी। या लॉकर में बंद करके रखें। वो अभी आइडियलिस्टिक सिचुएशन हो जाएगी। मतलब पेरेंट्स कहाँ या बच्चे जो है इतना प्रैक्टिकली इसको फॉलो कर पाना कितना फिजिबल है, या कैसे इसको प्रैक्टिकलिटी में लेके आएंगे? देखिए, आप अगर नहीं करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट सामने आएंगे, आप बहुत जल्दी आएंगे। मैं गौतम गंभीर जी का वीडियो देख रहा था, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा अगर डिप्रेशन में लोग जाएंगे तो वो सोशल मीडिया के थ्रू ही जाएंगे। उसका रीज़न क्या है? वो बिल्कुल यही बोल रहे हैं। उनकी अगर आप कनेक्टिविटी देखें तो जो डोपामाइन लूप में फंसे हुए हैं बच्चे, जब उनको मिलना बंद हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से, तो क्या आएगा? डिप्रेशन ही आएगा, वो उदास होना उनको, क्योंकि अभी कांस्टेंट डोपामाइन लूप जो चल रहा है, जब उससे हट कर जाएंगे तो वो डिप्रेशन में ही आएंगे, राइट? और ऐसा हो भी रहा है, ठीक है? तो हमें ये चीज़ समझनी होगी। और जहाँ तक बात करने की है प्रैक्टिकलिटी की, कोविड आया तो हर किसी को N95 मास्क यूज करना ही पड़ा, और मास्क यूज ना करने का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, ठीक है? कई लोग तो 24 घंटे, या कई लोग तो जो है जब तक वो, जैसे मान लीजिए कोई भी है, उनको अपने ड्यूटी पे अगर जाना है तो लगा के ही रखना है। आज भी कई हॉस्पिटल्स में लगा के रखते हैं लोग। तो हमें क्रिटिकलिटी समझनी होगी, एंड दिस इज द हाई टाइम दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। बहुत जरूरी है ये चीज समझना। राहुल जी, जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है जी, उसका क्या एक मेजर रीजन ये भी है कि हमारी फैमिलीज अब आइसोलेटेड हो गई हैं? पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी तो बच्चों के पास बहुत कुछ होता था, उन्हें प्यार भी मिलता था। आज अकेलापन हो गया है, इसकी वजह से हम मोबाइल को अपना एक अच्छा दोस्त मानने लगे हैं, और इसीलिए आज ये एक इतनी बड़ी समस्या बन गई कि इसके रेजोल्यूशन लेना भी जरूरी हो गया है। देखिए, आप पहले देखिए, खासकर जेन जी की जब बात करें तो एक नारा चला था, हम दो हमारे दो। अगर आप 90s के दौर में जाएं, ठीक है, तो आज कई लोगों के साथ स्थिति ये है कि उनके घर में कोई बुआ नहीं है, किसी के घर में मौसी नहीं है, किसी के घर में चाची या चाचा नहीं है, राइट? और आने वाले समय में अब जिन लोगों के 1 या 2 बच्चे हैं, तो उनका आप सोचिए उनको कितने रिलेशंस देखने को मिलेंगे। तो ये जो रिलेशंस हैं, अगर आप ज्वाइंट फैमिली की पहले बात करें तो पहले जो ज्वाइंट फैमिली होती थी उसमें व्यक्ति के पास इतने सारे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ करती थी, काम हुआ करते थे कि वो बिजी रहते थे, और उनकी कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटीज चलती रहती थी। आज के टाइम में जो एक जो दौर पूरा चला है, उसमें कहीं ना कहीं फैमिली वैल्यूज और फैमिली की इंपॉर्टेंस वो समझ में आने लगी है लोगों को। आप ये देखिए, जिसका सिर्फ एक ही बच्चा है और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगर वर्किंग है, उस बच्चे को मेड संभालती है। अब मेड कैसे आपके बच्चे को संभालेगी? उसकी फीलिंग्स ही आपकी मदरली फीलिंग नहीं है तो कैसे संभालेगी आपके बच्चे को? आप सोच सकते हैं जी। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फैमिली की जो इम्पोर्टेंस है समझनी चाहिए, और समय यही है क्योंकि उन लोगों ने कोप अप करना सीखा नहीं, फैमिली के साथ अच्छे से चलना सीखा नहीं। तो आज का समय ऐसा आ गया है कि ज्यादातर लोग डाइवोर्स हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे डाइवोर्स हो जाते हैं, राइट? तो अगर उन्होंने एक फैमिली लाइफ अच्छे से देखी होती तो वो कहीं ना कहीं मैनेज करना सीखते उस चीज को। आजकल लोगों को रिलेशनशिप मैनेज कैसे करना है वही नहीं पता है। नहीं, रिलेशनशिप मैनेज तो करते हैं जो सोशल मीडिया पे मैनेज करते हैं, घर में बेशक ना बताएं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जॉइंट फैमिली सेटअप जो था वो ज्यादा अच्छा था, तो मुझे लगता है कि अगर अभी एक फैमिली में 4 लोग भी हैं जी, तो चारों में भी तो बॉन्डिंग बिल्कुल खत्म हो गई, वो चारों अपने अपने मोबाइल्स लेके बैठे होते हैं। तो फिर अगर बड़ी फैमिली है तो भी मोबाइल सबके हाथ में ही होंगे, तो उसको वापस बॉन्डिंग को रिवाइव करना बहुत टफ हो गया आज की सिचुएशन में। देखिए बॉन्डिंग जो है वो 4 ही हैं बच्चे, उनका रिलेशनशिप देखिए आपस में क्या है। एक माँ है, एक बच्चा है बेटा, एक पिता है या एक बेटी है। मैं आइडियल के सिचुएशन लेता हूँ, तो यहाँ एक ना एक जो है इनविजिबल वॉल होती है, एक अदृश्य दीवार होती है रिलेशनशिप के बीच में। उनके साथ जो है और कोई रिलेटिव और कोई जो चाहे उनका चाचा है, मामा है, या कोई और ऐसे लोग नहीं है उनके साथ में खेलने कूदने के लिए, जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकें। तो इवेंचुअली क्या होगा, बाहर जाना नहीं है तो वो फिर किसका सहारा लेंगे? जो इजीली जो चीज एक्सेसिबल है वो है मोबाइल फोन। तो कम्युनिकेशन गैप आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते बच्चे, चाचा चाची हैं नहीं जिनसे आप शेयरिंग कर सकें, तो कम्युनिकेशन गैप एक रीजन है हमारे इस डिस्ट्रैक्शन का? बिल्कुल, कम्युनिकेशन गैप तो है ही, और इसके साथ साथ जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, फैमिली की वैल्यू जो है व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है। एक कहावत है, संघे शक्ति कलयुग है। कलयुग में जो कम्युनिटी है उसकी ही पावर है। आप देखिए, आपको दिख जाएगा जितनी भी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल हो चाहे जैसी, तो फिर ये बात परिवार के लिए भी उतनी ही लागू होती है।
ओके जी। तो अब ये तो आपने फैमिली बॉन्डिंग की बात की। एक बॉन्डिंग और है जिसके लिए भी रेजोल्यूशन लिया जाता है, वो है कि हमारा जो स्पिरिचुअलिटी से हमारा कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए। एक टाइम के बाद ऐसा फील होता है, उसके लिए भी बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम इस साल ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जाएंगे। जी। तो स्पिरिचुअल होना कैसे डिफरेंट है रिलीजियस होने से? पहला तो यही सवाल, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है इसमें। और फिर कहाँ जाएं, क्योंकि जाना तो चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नजर नहीं आता। बहुत ही सिंपल है, देखिए इसको आइडेंटिफाई करना। रिलीजन और स्पिरिचुअल होने में एक बहुत ही एक, जैसे कि मान लीजिए किसी को अगर बुखार आता है तो उसकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसकी बॉडी गर्म हो जाती है, हीट होने लगती है। वैसे ही रिलीजियस होने में और स्पिरिचुअल होने में डिफरेंस है। जो व्यक्ति रिलीजियस होगा उसका एक बिलीफ सिस्टम होगा, और वो बिलीफ सिस्टम सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसकी कोई वैलिडेशन नहीं है। जहां तक कि आप बात करें स्पिरिचुअल होने में, स्पिरिचुअल जितना व्यक्ति होगा उसके अंदर दो आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। पहला, वो बहुत काइंड होगा, बहुत दयालु होगा। दूसरा, वो बहुत लविंग होगा, वो प्रेम के साथ जो है हर काम अपनी करने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है रिलीजियस होने में, स्पिरिचुअल होने में। लेकिन समझे कहाँ से? क्योंकि देखिए इतने सारी चीजें जो हो रही हैं, आप न्यूज में भी देखते हैं कि लोग रिलीजन के नाम पे या स्पिरिचुअलिटी के नाम पे अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा लेते हैं, एक लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है जी। लेकिन वो जो बता रहे होते हैं वो खुद फॉलो भी नहीं कर रहे होते। जी। और जो लोग उनको ब्लाइंडली उनके पास जाते हैं, ब्लाइंड फेथ हो जाता है, उसमें कितना ज्यादा वो मतलब एक पेन होता होगा ये धोखा मिलने पर। उससे बचने के लिए फिर वो कहते हैं कि ये रास्ता ही गलत है, इस तरफ जाना ही नहीं है। देखिए तो उसमें कैसे, क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, कैसे इसको समझना चाहिए? देखिए इसमें ना एक रामायण से बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है। जब रावण जो है सीता जी के पास आया था तो वो सन्यासी के वेश में आया था, भिक्षुक के वेश में आया था। और जैसी सीता जी ने अपनी जो है जो लक्ष्मण रेखा अगर कह सकते हैं या बाहर आए, तो उसने जो है फिर अपना वो धीरे धीरे अपना राक्षसी रूप दिखाया और वो जो है सीता जी का हरण करके ले गया। ऐसे ही लोग आपकी बुद्धि के साथ कर रहे हैं। आपकी बुद्धि को वो पहले जो है संत बनकर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसी बुद्धि, उसी के जो थॉट्स हैं आपके, उनका हरण करके ले जाते हैं। बाद में रूप में आता है। पहले आप उस संत बनकर अपने फॉलोइंग क्रिएट करेंगे, उसके बाद अपने सारी चीजें सेंस ग्रेटिफिकेशन कहते हैं कि भाई ये तो सेंस ग्रेटिफिकेशन, जैसा कि अपनी इच्छाएं पूरी करने के लग जाते हैं। और फिर बाद में जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो बोलते हैं बाबा जी की जो है लीला है, ठीक है, ये तो उनकी दिव्य लीला है, राइट। इस तरह के, अब क्योंकि बेचारे वो क्या करें, एम्बैरसिंग सिचुएशन उनके लिए भी है, लेकिन आपको कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनको फॉलो करने लगे, उन्होंने अपनी समाज में इस तरह की आइडेंटिटी क्रिएट करती है, राइट। तो लोग उन्हीं से क्वेश्चन करने लगते हैं, भाई आप तो इसको फॉलो करते हैं, आप देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो तो उनकी लीला है। राहुल जी, जब रेजोल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं और उसके लिए विल पावर की बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो इसमें स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन ये भी कोई रोल प्ले करता है? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। ये देखिए जब भी हम कोई शारीरिक स्तर पे काम करते हैं जी। उसकी एक अलग एनर्जी होती है। हम्म। हम जब मानसिक स्तर पे कोई काम करते हैं उसकी एक अलग एनर्जी होती है। जी। तो मानसिक स्तर शारीरिक स्तर से ऊपर है, मनोबल जिसे कहते हैं, जी। राइट। और जब हम मानसिक स्तर से ऊपर जाते हैं उसे आध्यात्मिक स्तर कहते हैं, जिसे स्पिरिचुअल लेवल जिसे कहते हैं। ओके। सो जैसे कि एक बहुत बड़े संत हैं, आप उन्हीं को देखिए, उनके शरीर में काफी प्रॉब्लम्स हैं। वृंदावन के संत हैं जी। शरीर में उनकी काफी प्रॉब्लम है, लेकिन वो शारीरिक स्तर से ऊपर उठ चुके हैं, जी। वो आध्यात्मिक स्तर पर है। उनका शरीर जिस तरह की प्रॉब्लम झेल रहा है आज की डेट में, वो बहुत सामान्य लोगों के लिए इतना संभव नहीं है कि इतनी जो है प्रॉब्लम्स को झेलते हुए और वो कुछ बोल भी पाए या अपनी डेली रूटीन्स कर पाए। जी। लेकिन वो सुबह 2 बजे उठ जाते हैं और 2 बजे उठ के जो है अपना उनका रूटीन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पे कनेक्ट हो चुके हैं। तो जब आपकी जो कनेक्टिविटी है वो आध्यात्मिक स्तर पे आ जाती है, जी। तब ये जो है चीजें शुरू होती हैं। तो आप आध्यात्मिक स्तर तो छोड़िए, अभी जो है हम लोग जो है, अगर हम लोग अपनी नॉर्मल लोगों की बात करें तो हम कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल पे ही जो है स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो फिजिकल और मेंटल लेवल पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस है, जैसे कि हमने बताया कि एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है जो आपको एक टाइम बाद जो है स्पिरिचुअली कनेक्ट करेगी। ओके। राइट। तो अब जैसे न्यू ईयर जब शुरू हो रहा है तो एस्ट्रोलॉजी ना एकदम से बहुत ज़्यादा वो भी कॉन्सेप्ट हो जाता है, और बहुत सारे लोग या बहुत सारी बुक्स, जैसे अगर मैं नाम लूँ तो भविष्य मालिका जो है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है कि ये दुनिया जो है ख़त्म होने की कगार पर है और ख़त्म होने वाली। तो क्या
न्यू ईयर हम जब मनाने के लिए आज खुश हैं इतना, तो क्या ये फियर फैक्टर के साथ शुरू करना चाहिए? क्या ये प्रेडिक्शंस जो हैं ये ठीक होती हैं, या कैसे इन्हें समझना चाहिए और कैसे अपनी लाइफ को अपने उसी प्रेडिक्शन के हिसाब से आगे लेके जाना चाहिए? देखिए जैसा कि आप बता रही हैं, बुक के बारे में मैंने भी बहुत सुना है जी। कि ये इसमें होता है 2026 से 2030 के बीच में दुनिया का जो है अंत हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो भाई जब 2026 से 2030 के बीच में सब अंत हो जाएगा, तो कई जो ऐसे जो लोग हैं जो इस चीज़ को बोल रहे हैं, आप उनका कैलेंडर चेक कीजिए, उनकी कथाएं 2026 के बाद कहाँ तक बुक है। 2028 तक कई लोगों के कैलेंडर बुकड है, तो वो कथा किस लिए करने वाले हैं फिर? जी। कई चीज़ें होती हैं। आप भविष्य पुराण पढ़िए, 18 पुराणों में से एक है। भविष्य पुराण में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसी कई जो है, हर एक ईयर जो आपके 12 जो महीने हैं, राइट, और हर एक महीने के बारे में या हर एक सालों के बारे में अलग अलग जो है प्रेडिक्शंस होती हैं। तो ये प्रेडिक्शंस है, अच्छी बात है, प्रेडिक्शंस होंगी। ऐसे तो राजा दशरथ को भी पता था कि उनके साथ आगे जाके क्या होना है, और वो पुत्र वियोग में उनके जो है वो डेथ होगी। लेकिन अब करे क्या? फियर फैक्टर में जिए क्या? तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे लोगों को बचना चाहिए सब चीजें कहने से। मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि उससे दो चीजें जनरेट होती है, नाउ और नेवर। भाई अब तो सब खत्म होने वाला है, अभी कर लो जो करना है। तो आपने बात कहा था कि भाई अच्छे के लिए करेंगे, लोग गलत काम करने लगते हैं कि हम तो मर नहीं वाले, कुछ तो कुछ कर लो, राइट, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये चीज मेरे को सबसे पहली बात तो क्वेश्चन बैक उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो इस चीज को प्रोपोगेट कर रहे हैं। अच्छी बात है, चीजें हो सकता है कुछ चीज हो, हर साल होती हैं, राइट, तो ये संसार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप जब एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे, तो लोगों को डराना बंद करें, उनको आप एक सक्रिय और पॉजिटिव जो चीज उनके साथ शेयर करें। उनका उत्साहवर्धन होना चाहिए, उनकी चीजों को लेके सशक्तिकरण होना चाहिए उनके अंदर, ठीक है। फियर फैक्टर तब तक डराते रहेंगे लोगों को। तो नया साल किसी डर के साथ शुरू ना करें, कोई जरूरत नहीं जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल क्यों होते हैं और कैसे फेल ना हो, इसके लिए जो जो हम कर सकते हैं आपने बताया। तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे जो ऑडियंस हैं उनके होंगे, कमेंट्स में आ जाएंगे, और फिर हम आपको इनवाइट करेंगे एक और पॉडकास्ट देखना। आजकल बड़ा रिस्की टास्क है। कोई बात नहीं, रिस्की है तो भी अगर उनके कुछ इश्यूज हैं या कुछ कंसर्न्स हैं, वो जानना चाहते हैं, तो हम आपको फिर से परेशान करेंगे, फिर से बुलाएंगे। माय प्लेजर जी। तो थैंक यू सो मच, आज आपने इतना समय निकाला और हमारे साथ रहे और इतनी सारी चीज़ें हमें बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप सबके अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे राहुल जी से जुड़े हुए, या जो आज का टॉपिक है उससे जुड़े हुए आप जानना चाहेंगे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और फिर हम फिर से एक पॉडकास्ट उनके साथ अरेंज भी कर सकते हैं। नहीं तो वो जो कमेंट्स होंगे उनके आंसर्स आपको आप तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए आज आपने इसके लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नया साल आपके लिए शुभ हो, अच्छा हो, इसी कामना के साथ इनरनेट फैमिली का पार्ट से ही बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।